हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, इसके प्रिंसिपल क्या है और इसकी प्रोसेस क्या है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें कुछ टॉपिक जो है हम कवर कर चुके हैं, पहले जानेंगे, रिवाइज करेंगे अभी तक हमने क्या पढ़ा है, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा उसे स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली जान लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में हम कर क्या रहे थे। ठीक है, इसका जो बेसिक सी चीजें हैं वो हम कर क्या रहे थे। सिंपली आपने कहा ये है ऑर्गेनिज्म ए और ये है आपका ऑर्गेनिज्म बी। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। आपने कहा ऑर्गेनिज्म ए को हम क्या कर देते हैं, ब्लू कलर में दिखा देते हैं। आपने कहा ये है ऑर्गेनिज्म ए का जेनेटिक मटेरियल और ऑर्गेनिज्म बी का ये है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ठीक है। हमने बोला ऑर्गेनिज्म है और ऑर्गेनिज्म भी हमारे पास दो जीव आते हैं, दो ऑर्गेनिज्म आते हैं। अभी हम बात नहीं कर रहे हैं कि ये प्लांट्स हैं या ये एनिमल्स हैं। हमने करना क्या है, हमने कहा कि हमें ये जो ऑर्गेनिज्म ए का डीएनए है इसे हमने कहाँ ट्रांसफर करना है, ऑर्गेनिज्म बी में ट्रांसफर करना है। और जब आपने ट्रांसफर किया तो आपके पास नया कॉम्बिनेशन कैसा आया, आपने कहा इस प्रकार से। आप देख रहे हैं कि आपके पास जो नया कॉम्बिनेशन आया है जीन का वो इस प्रकार से आया है। यानी कि दो जो जीन हैं, दो अलग अलग जीवों के जो जीन हैं वो हमने क्या कर दिए हैं, मिक्स कर दिए हैं। ठीक है, यही हम पढ़ रहे हैं किसमें, हमने कहा यही आप जेनेटिक इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं या फिर बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली जेनेटिक मटेरियल की अदला बदली कर रहे हैं, एक जीव से निकाल करके दूसरे जीव में डाल रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके हमारे पास अलग अलग रीजन आते हैं। चलिए, तो हमने क्या बात की है, हमने कहा इसके जो रीजंस हमारे पास आते हैं वो रीजंस हमारे अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि हमें कोई जो प्रोडक्ट है वो बनाना है, हो सकता है कि हमें क्या करना है, कोई जो जीन है वो इसलिए ट्रांसफर करना है क्योंकि जो फॉल्टी जीन है उसे आपको हटाना है। फॉल्टी जीन समझते हैं आप लोग, सबसे पहले तो जीन आप समझते हैं। आपने कहा ये आपका डीएनए है, ये आपका क्या है, डीएनए है। इस प्रकार से आपने कहा डीएनए का कोई भी सेगमेंट, डीएनए का कोई भी पार्ट जो किसी गुण के लिए उत्तरदायी है उसी को आप क्या कह देते हैं, जीन कह देते हैं। तो हमने क्या बोला कि हर एक कैरेक्टर के लिए क्या होता है, जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो जीन है उनमें कोई खराबी आ जाती है। अब खराबी क्यों आ रही है, ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से क्या आती है, जीन में खराबी आ सकती है। अब म्यूटेशन क्या है, आपने कहा कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, जो आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज, उसमें किसी भी प्रकार का जो चेंज है, किसी भी प्रकार का बदलाव है, चाहे वो उसके सीक्वेंस में चेंजेस हो, जो न्यूक्लियोटाइड आपके पास आते हैं आपने कहा, या फिर जो बेस पेयर्स आपके पास आते हैं उनके आपने कहा सीक्वेंस में चेंज है, उनके नंबर में चेंज है। तो कोई भी जो चेंज होगा, ठीक है, उनके सीक्वेंस हो गया है, उनके नंबर में हो गया है, उनकी पोजीशन में हो गया है, किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो म्यूटेशन कहलाता है। तो म्यूटेशन दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ म्यूटेशन हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। आपने कहा अगर कोई म्यूटेशन हमारे लिए हार्मफुल हुआ तो जो जीन है वो जीन फॉल्टी जीन हो गया। जब जीन फॉल्टी जीन है तो फॉल्टी प्रोटीन ही प्रोड्यूस करेगा, और फॉल्टी प्रोटीन यहाँ पर प्रोड्यूस होता है तो जो कैरेक्टर है वो भी यहाँ पर क्या होंगे, फॉल्टी होंगे। फॉल्टी का मतलब समझते हैं आप लोग, एबनॉर्मल, असामान्य। ठीक है, आपने कहा एक तो क्या होता है कि जो आपका जीन था वो सामान्य था, तो सामान्य जीन ने जो प्रोटीन बनाया वो कैसा होगा, वो सामान्य होगा, और आपके गुण जो होंगे वो भी सामान्य आपको मिलेंगे। लेकिन अगर जीन ही आपका असामान्य है, ठीक है, एबनॉर्मल है, तो प्रोटीन भी एबनॉर्मल बनेगा और आपके जो कैरेक्टर होंगे वो भी आपको नॉर्मल नहीं दिखेंगे। क्लियर है इतनी बात, क्या बातें हमने की हैं। अब हमने बोला कि हमें करना क्या है, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि क्यों हम यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर रहे हैं, हमने कहा अलग अलग रीजन हो सकते हैं। हो सकता है आपको फॉल्टी जीन को हटाना है, हो सकता है कि आपको इस जीन को रिप्लेस करना था, या हो सकता है कि आपको ये जो जीन है, ये जो आपका पार्ट ऑफ डीएनए है,
हो सकता है आपको इसकी कॉपी बनानी थी, इसको कल्चर कराना था, तो इसीलिए आपने इसे क्या कराना है, अगर कल्चर कराना है तो एक एज अ मीडियम एक ऐसी सेल चाहिए जहां पर ये कल्चर कर सके, अपनी कॉपीज बना सके। ठीक है, क्लियर है, अलग अलग रीजन होते हैं। अब देख लेते हैं अभी तक आपने चैप्टर में क्या क्या चीजें समझी हैं। चलिए, सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन हमने जानी, हमने कहा 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। इसका मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पर है और उसमें टेक्नोलॉजी भी, एडवांस जो टेक्नोलॉजी है वो भी यहाँ पर यूज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की है किसकी, प्रिंसिपल की, जिसमें आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे में बात की है। अब आता है व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो देखिए आपके पास जो डेफिनेशन है, वो आ सकती है और आप डेफिनेशन को अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं अगर आपने समझा है। शब्द को समझिए, रिकॉम्बिनेंट यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए। री का मतलब होता है पुनः, री का मतलब होगा पुनः, कॉम्बिनेशन का मतलब होगा संयोजन। किसका, आपने कहा डीएनए का, आपने कहा डीएनए का पुनः संयोजन। तो हमने क्या बोला, आपने बोला आपका जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो ठीक है, वो प्योर है, लेकिन आपके जेनेटिक मटेरियल में किसी दूसरे जीव का जेनेटिक मटेरियल अगर ऐड हो जाता है तो एक नया सीक्वेंस बनेगा, एक नया कॉम्बिनेशन बनेगा, वहां पर एक नया रूप आपको देखने को मिलेगा। इसी को ही हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। और इसी के आपके पास स्टेप्स आते हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं, वो ये वाले स्टेप्स हैं, जो जिनमें से आप कौन कौन से स्टेप पढ़ चुके हैं। पहले देखिए, आइसोलेशन आप कर चुके हैं, डीएनए फ्रेगमेंटेशन कर चुके हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं, लाइगेशन आपने नहीं किया है, ये लाइगेशन भी कर चुके हैं, हम लाइगेशन भी कर चुके थे। ठीक है, वेक्टर में हमने अपना डीएनए जो है वो इंसर्ट करा दिया था। अब आपके पास बचा था ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, ये टॉपिक हमारा बचा है। तो देखिए इंपॉर्टेंट, सारे जो स्टेप्स आपके पास आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने ऊपर के जो टॉपिक है वो नहीं पढ़े हैं तो आपको समझ नहीं आएगा आगे क्या हो रहा है। आइसोलेशन में आपने क्या किया, जो होस्ट सेल होती है, जो आपके पास होस्ट सेल होती है, होस्ट सेल का मतलब होता है डोनर सेल। ठीक है, होस्ट सेल को आप क्या कहते हैं, डोनर सेल भी कहते हैं, यानी कि जो दाता कोशिका होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके जीन को आपने, या जिसके डीएनए को, आप ध्यान रखिए, हम डीएनए कहें या हम जीन कहें, आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। आप कर क्या रहे हैं, आपने कहा जीन ऑफ इंटरेस्ट की हमने बात की थी, जीन ऑफ इंटरेस्ट की हमने बात की थी, यानी कि वो जीन जिसमें हमें इंटरेस्ट है। ठीक है, और इसी को हम क्या कह देते हैं, डीएनए का सेगमेंट भी कह रहे हैं, डीएनए सेगमेंट भी कह रहे हैं, और इसी को आप जीन भी कह रहे हैं। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो आपने कहा आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिस सेल में होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि जिस जीन में हमें इंटरेस्ट है, जो हमारे काम का जीन है, जो हमें ट्रांसफर करना है। एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, इंसुलिन का जीन। ठीक है, हमने क्या लिया था, इंसुलिन का जीन, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था। तो हमने कहा था ये जो जीन है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इंसुलिन का जीन है। जहां से आपको, जिस सेल से, जिस ऑर्गेनिज्म से आपको इंसुलिन का जीन निकालना है, वो आपका क्या हो जाएगा, वो जो सेल है वो ऑर्गेनिज्म के है आपका होस्ट हो जाएगा, जहां से आपको क्या निकालना है, या फिर जो डोनर हो जाएगा, वो डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये जो जीन है, ये जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसे डोनर सेल से रिसीव करना है। अब आपने कहा डोनर सेल से रिसीव कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सेल का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। हमने कहा अगर प्लांट सेल की बात हम कर रहे हैं तो आपने कहा ये है सेल वॉल, आपने कहा ये है सेल मेम्ब्रेन, ये आपका क्या आ जाता है, न्यूक्लियस आ जाता है, ये वैक्यूल है बीच में, और यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा होगा, प्लस यहाँ पर प्रोटीन होगी, यहाँ पे ऑर्गेनेल्स होती हैं, यहाँ पर क्या होगा, आपके न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। अगर हम बात करते हैं किसकी, एनिमल सेल की, आपने कहा ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, आपने कहा ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पर क्या भरा होगा, साइटोप्लाज्म भरा होगा। तो अब हम देखेंगे हमें चाहिए क्या, हमें, ये हमारी डोनर सेल है, हमें क्या चाहिए, हमने बोला हमें तो चाहिए जेनेटिक मटेरियल में जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमें क्या चाहिए, जो हमारा यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और आपने कहा कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कहाँ होगा, जेनेटिक मटेरियल जहाँ होता है, जेनेटिक मटेरियल कहाँ होता है, आपने कहा आपके न्यूक्लियस में होगा। और न्यूक्लियस आपको कहाँ मिल रहा है, आपने कहा अंदर, इससे बाहर आपको बहुत सारी लेयर दिखाई दे रही है, जैसे कि सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आपने कहा साइटोप्लाज्म है जो लिक्विड वहां पर होता है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, रिमूव करनी पड़ेंगी, ये सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, रिमूव करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्या रिमूव करोगे, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को रिमूव करोगे। और आपने कहा सबसे आउटर मोस्ट अगर हम
एनिमल सेल की बात करते हैं तो आपको सेल मेम्ब्रेन मिलती है, ठीक है। आपको क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? सेल वॉल मिलेगी। तो सेल वॉल आपने कहा प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है, तो आप यहाँ पे सेलुलेज का यूज करेंगे। फंगल सेल है काइटिन से बनी होती है, तो काइटिनेज का आप यूज करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेल वॉल किस चीज से मिलकर के बनी है, उसी को आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं। तो यही चीज हमने यहाँ पर लैंग्वेज में पढ़ी थी, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या बोला था? हमने बोला था सबसे पहले तो आपने क्या करना है, टेक अवेलेबल प्लांट मटेरियल एंड ग्रीन इट मोटर। आप यहाँ पर प्लांट सेल का एग्जांपल दिया गया कि सबसे पहले आपने सेलुलेज को यूज किया, किसको ब्रेक डाउन करने के लिए? सेल वॉल को ब्रेक डाउन करने के लिए। फिर आपने प्रोटीएज का यूज किया, किसको ब्रेक डाउन करने के लिए? प्रोटीन को, ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए। अब आप कहेंगे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है जो आपका डीएनए है, डीएनए में दो प्रकार के प्रोटीन है, तो हिस्टोन प्रोटीन जो उसे बाइंड कर रही है, एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन है जिससे कि पूरा क्रोमोसोम बन रहा है, ठीक है। अब आपने बोला क्योंकि आपका डीएनए क्रोमोसोम में रैप है, ये क्रोमोसोम है, ये आपका डीएनए है, इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर है। आपको अपना जो डीएनए चाहिए वो इस प्रकार से चाहिए, खुला हुआ। क्यों? ताकि आप क्या कर सकें, आप इसकी फ्रेगमेंटेशन कर सकें, यानी कि आप अपने डीएनए को छोटे छोटे पार्ट में काट सकें। तो इसके लिए क्या होगा, डीएनए को अनफोल्ड होना पड़ेगा। डीएनए को अनफोल्ड करने के लिए यहाँ पर प्रोटीएज को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने क्या क्या यूज किया है? आपने यहाँ पर सेलुलेज का यूज किया है सेलुलोज को तोड़ने के लिए, प्रोटीएज का यूज किया है प्रोटीन को तोड़ने के लिए, और आपने क्या क्या चीजें यहाँ पर रिमूव की है? आरएनएज का यूज किया आपने आरएनए को ब्रेक डाउन करने के लिए, लाइपेज का यूज किया आपने लिपिड को ब्रेक डाउन करने के लिए। ये सारी चीजें आपने कर ली हैं। अब इसके बाद हुआ क्या? इसके बाद आपने जब अपनी सारी चीजें ब्रेक डाउन कर ली हैं, तो अब जो सेल है, आपके सेल में आपका जेनेटिक मटेरियल बच गया है जो कि बिल्कुल सेफ है, ठीक है। जो डीएनए है वो बिल्कुल सेफ है। अब डीएनए नहीं डालेंगे, डीएनए अगर डाल देंगे तो डीएनए भी क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब आपने कहा सेल में सिर्फ आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो सेफ है, लेकिन अभी भी और भी चीजें वहीं पर इंक्लूड है। माना कि वहां पर जो सेल वॉल है वो ब्रेक डाउन हो गई है, आपने कहा प्रोटीन ब्रेक डाउन हो गया है, लिपिड ब्रेक डाउन हो गया है, लेकिन वो सारी चीजें उसी में थी। तो अब आपने क्या किया? अब आपने जो डीएनए था उसे आपने चिल्ड एथेनॉल में डाल दिया है, ठीक है। चिल्ड एथेनॉल में जब डाला तो आपको डीएनए का प्रेसिपिटेट मिल गया है। जब डीएनए का प्रेसिपिटेट आपको मिला तो आपने इस प्रकार से जो स्पूलिंग थी वो की। स्पूलिंग का मतलब क्या होता है? कुछ इस प्रकार से इस प्रकार की थी रॉड, और आपने क्या किया, डीएनए को निकाला, जिसे आप क्या कहते हैं, स्पूलिंग कहते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? क्या कर ली है? आइसोलेशन कर लिया है। आइसोलेशन के बाद आपका क्या आया था? फ्रेगमेंटेशन आया था। ये आपकी बुक से लिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हमने बोला जब हम क्या करेंगे, अब फ्रेगमेंटेशन आएगी डीएनए की, डीएनए को काटने की बारी आएगी। क्यों हम काट रहे हैं? क्योंकि हमने बोला डीएनए तो आपका बहुत बड़ा है, जो आपका डीएनए का फ्रेगमेंट है वो आपका बहुत बड़ा है, और आपको क्या चाहिए, एक छोटा सा पार्ट चाहिए जो आपका क्या होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डीएनए की फ्रेगमेंटेशन, डीएनए की कटिंग करनी पड़ेगी, और उसके लिए आप सीजर का यूज करेंगे, लेकिन नॉर्मल सीजर का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पूरी प्रोसेस है, ये सारी प्रोसेस है माइक्रोस्कोपिक। आप समझ रहे हैं? जब आप सेल के बारे में बात करते हैं तो आप सेल को भी माइक्रोस्कोप में देखते हैं, और हम बात कर रहे हैं सेल के अंदर न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटीरियल की। सारी जो चीजें हैं वो माइक्रोस्कोपिक हैं। तो आपने कहा कि हम नॉर्मल सीजर का यूज तो नहीं करेंगे, हम स्पेशल एंजाइम्स का यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और इन्हीं एंजाइम्स को हम जेनेटिक सीजर कहते हैं, मॉलिकुलर सीजर कहते हैं, या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। अब हमने बोला जो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, ये जो एंजाइम्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जिनका नाम हमने एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस रखा है। एक्सोन्यूक्लियस काटेगा डीएनए को कॉर्नर से यानी कि यहाँ से, या तो इस कॉर्नर से या इस कॉर्नर से, जहां से डीएनए क्या है, डीएनए की जो एंडिंग है। और जो एंडोन्यूक्लियस है वो डीएनए को काटता है बीचों बीच से काटेगा, ठीक है। इसीलिए एक्सो और एंडोन्यूक्लियस यहाँ पर बात की गई है। अब हमने कहा कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा बीच में ही होगा, ऐसा तो नहीं, पॉसिबल नहीं है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहीं पर होगा। तो हम यूज किसका करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का हम यहाँ पर यूज करते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए अब हम देख रहे थे कटिंग ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। अब हमने बोला था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं, ऐसा नहीं कि डीएनए को कहीं से भी काट देंगे, उनकी एक रिकॉग्निशन साइट होती है, ठीक है, यानी कि वो साइट को पहचानते हैं, कुछ स्पेसिफिक क्या होती है, साइट होती है, और वहीं पर क्या करेंगे, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो उन्हें काटेंगे।
तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सिर्फ एक नहीं होता है, जो मॉलिक्यूलर सीजर है वो सिर्फ एक नहीं होते, बहुत सारे मॉलिक्यूलर सीजर होते हैं और अलग अलग मॉलिक्यूलर सीजर की जो रिकॉग्निशन साइट होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस की थी और उसके बाद हमने बोला था फ्रेगमेंटेशन हो गई है। देखिए ये सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं। अब हमने बोला फ्रेगमेंटेशन हमने कर ली है डीएनए की। अब डीएनए क्या है, बहुत सारे पीसेस में हमारे पास आ गया है, लेकिन अभी तक आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं मिला है, अभी तक उसे पहचानना बाकी है, जिसके लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक मीडियम तैयार करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करेंगे, एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आपका डीएनए नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ से जो डीएनए के फ्रेगमेंट है वो आपने अप्लाई की, यहाँ पर आप क्या करेंगे, पावर जनरेट कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आप वहाँ पर अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डीएनए के फ्रेगमेंट क्या करेंगे, आप डालेंगे और जो डीएनए होता है आपका वो नेगेटिव होता है, तो वो पॉजिटिव की ओर क्या करेगा, मूव करने लगेगा, अट्रैक्ट होने लगेगा और यहाँ पर ऐसे वो अरेंज हो जाते हैं, ऐसे आपके पास क्या हो जाते हैं, जो डीएनए के फ्रेगमेंट है वो अरेंज हो गए। तो आपने कहा कि जो बड़े फ्रेगमेंट थे वो पीछे रह गए, जो छोटे फ्रेगमेंट थे वो आगे हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, डाई का यूज करेंगे और यहाँ पर यूवी लैम्प का यूज करते हैं, जिससे कि आपको जो डीएनए है वो कुछ ऐसे दिखते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, इमेज को देखिए, यहाँ पर आपने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने के बाद क्या किया, एक डाई का यूज किया और यूवी लैम्प का यूज किया, जिससे कि आपको जो डीएनए के फ्रेगमेंट है वो ऐसे दिखते हैं। चलिए, तो ये हमने बात की है किसकी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। नेक्स्ट हमने बात की है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन आरएन सिस्टम में। ठीक है, यहाँ पर हमने बात की जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कहाँ से मिलते हैं। आपने बोला जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो हमें प्रोकैरियोट सेल से मिलते हैं, ये आपकी बैक्टीरियल सेल है और प्रोकैरियोट सेल है। ठीक है, हमने बोला कि यहाँ पर होता क्या है, जो बैक्टीरियोफाज है, जब बैक्टीरियोफाज ने क्या किया, एक बैक्टीरियल सेल पे अटैक किया और अब ये क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डालेगा और जेनेटिक मटेरियल जब अपना अंदर डालता है, जो डीएनए है जो यहाँ पर बैक्टीरियोफाज है, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, रेप्लिकेट करने लगता है और सेल को डिस्ट्रॉय करने लगेगा। यहाँ पर कुछ ऐसे एंजाइम थे जिन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो वायरल डीएनए था, यानी कि जो इस वायरस का डीएनए था उसे कट कर दिया और इतनी जगह से कट कर दिया कि ये नॉन फंक्शनल हो गया है, यानी कि अब ये कार्य को नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो यहीं से हमें पता चला कि कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो जेनेटिक मटेरियल को काटते हैं एट अ स्पेसिफिक साइट, यानी कि किसी विशिष्ट जगह से, किसी विशिष्ट स्थान से ये क्या करते हैं, एक जेनेटिक मटेरियल को कट करते हैं और इन्हीं को क्या कहा जाता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने बोला हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन आता है, एक बार आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, तो हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो हैं, ये जो प्रोकैरियोट सेल होती है उसके अपने जेनेटिक मटेरियल को क्यों नहीं काटते हैं। हमने यहाँ पर क्या बोला कि किसी स्पेसिफिक साइट से क्या करेंगे, फ्रेगमेंटेशन करते हैं जेनेटिक मटेरियल की। जब बैक्टीरियोफाज क्या करेगा, एक बैक्टीरियल सेल पे अटैक करेगा, तो जो एंजाइम्स होते हैं वो किसी स्पेसिफिक साइट से क्या करेंगे, वायरल डीएनए का ब्रेक डाउन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आता ये है कि अगर ये वायरल डीएनए को ब्रेक डाउन कर पा रहे हैं तो ये अपने डीएनए को क्यों ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक और यहाँ पर एंजाइम आता है जिसे हम क्या कहते हैं, मिथाइलेज कहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं मिथाइलेज के बारे में डिटेल में। ठीक है, क्या बात है हमने की है, एक तो आपके पास क्या आ गया है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आ गया है। सेकंड हमने बोला यहाँ पर एक एंजाइम आता है जो मिथाइलेज है, ये क्या करेगा, जहां जहां पर इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट होती है वहां वहां पर क्या करेगा, सीएससी ग्रुप ऐड कर देता है। ठीक है, सीएससी ग्रुप जब ऐड कर देता है तो ये जो एंजाइम है ये अपनी रिकॉग्निशन साइट को नहीं पहचान पाता है और यही रीजन है कि इसका जो अपना डीएनए होता है वो क्या होता है, सेफ रहता है। या आपने कुछ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात की थी, इनकी नेमिंग के बारे में बात की थी, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास पैलिंड्रोम सीक्वेंस आए थे, तो हमने कहा था पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होते हैं कि अगर आप फॉरवर्ड पढ़े या बैकवर्ड पढ़े आपको सेम ही सीक्वेंस मिलता है। अगर डीएनए की बात करें तो दोनों स्ट्रैंड में अगर आप 5' से पढ़ेंगे, कहीं से भी आप 5' से पढ़ेंगे आपको एक ही सीक्वेंस मिलेगा। यहाँ से आपने पढ़ा या आपने नीचे वाले स्ट्रैंड से पढ़ा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं दो प्रकार के एंड्स के, स्टिकी एंड और ब्लंट एंड। ठीक है, स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स, दो प्रकार के एंड आपके पास आते हैं, जिसमें आपने क्या चीजें यहाँ पर पढ़ी थी, पढ़ लें एक बार।
आपने बोला मैनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोम साइट एंड कट द डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, ये हम जानते हैं कि जो आपका मॉलिक्यूलर सीजर है वो क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक साइट से डीएनए को कट कर रहे हैं। They mostly cut DNA slightly away from the center of the palindrome between the same two nitrogenous base in both strands. They form identical overhanging single strand at both ends of the strand. They are known as sticky ends. अब आप स्टिकी एंड्स को देखिए और ब्लंट एंड्स को देखिए। आपने बोला ब्लंट एंड्स में क्या हो रहा है, जो डीएनए है वो बीचों बीच से सेंटर से कट हो रहा है, और स्टिकी एंड्स में आपने क्या बोला, कॉर्नर से यहाँ पर साइट हो रहा है, जहां पर क्या है जी है, जहां पर ग्वानिन और एडेनिन है, तो ग्वानिन और एडेनिन के बीच से कट हो रहा है। तो अगर यहाँ पर साइड से कट होता है तो आप स्टिकी एंड कहते हैं, अगर बीचों बीच से कट होता है तो आप उसे क्या कहते हैं, ब्लंट एंड कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। आगे हमने बात की थी वेक्टर के बारे में। ठीक है, हमने मतलब लाइगेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट इनटू द वेक्टर, जिसमें हमने ये चीजें पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अब हमने बोला था कि हमने क्या कर दी है, क्या क्या स्टेप्स हमने अभी तक फॉलो कर लिए हैं। अभी तक आपने आइसोलेशन कर लिया है डीएनए की, अभी तक आपने उसके बाद क्या किया है, फ्रेगमेंटेशन कर ली है, फ्रेगमेंटेशन के बाद आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया है, इंसर्ट कर लिया है। ठीक, अभी इंसर्ट यहाँ पे करेंगे, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने ऑब्टेन कर लिया है। ठीक है, अब जब आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया है तो अब आपको एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचाने के लिए किसी साधन की आवश्यकता होती है, और इसी को आप क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, वेक्टर आपका कुछ ऐसा है, सर्कुलर है। इस वेक्टर के अंदर आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट फिट करना है, तो इस वेक्टर को आपको क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, और आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करना है, फिर से इसे क्लोज करना है, तब जाके आप इसे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपको बताया जाता है कि जो आपका प्लाज्मिड है, इसे खोलने के लिए भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जरूरत होगी, इसे आप क्या करेंगे, काटेंगे। तो जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने अपना डीएनए काटा था, डीएनए की फ्रेगमेंटेशन हमने की थी, जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने डीएनए की फ्रेगमेंटेशन की थी, उसी से आप प्लाज्मिड की भी फ्रेगमेंटेशन करेंगे, प्लाज्मिड को भी काटेंगे। जब आपने प्लाज्मिड को काटा, और ये आपका क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये इस वाले कलर में। ठीक है, इस प्रकार से आपने क्या कर दिए है, आप जो आपका प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट आपका फिट हो गया है, और आपके पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जब आ गया है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमने बात की थी किस प्रकार से आपने क्या की है, जीन की कटिंग की है। अब देख लेते हैं स्टिकिंग द वेक्टर एंड जीन टुगेदर। आपने बोला कि आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को अंदर डाल तो लिया है वेक्टर के, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाला और वो वहां पर फिक्स हो जाता है। उसे फिक्स करने के लिए आपको कुछ चीजों की आवश्यकता होती है यहाँ पर। ठीक है, इसी के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। आपने बोला द फाइनल स्टेप इन क्लोनिंग इज टू इनकॉर्पोरेट द डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इनटू द वेक्टर। अब डीएनए ऑफ इंटरेस्ट बोला है या जीन ऑफ इंटरेस्ट बोला है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एक ही चीज है। साइंटिस्ट मिक्स द जीन एंड ओपन वेक्टर टुगेदर विद अ बैक्टीरियल एंजाइम कॉल्ड अ डीएनए लाइगेज। फिर से पढ़ लेते हैं, आपको क्या क्या चीजें बता रखी है। आपने कहा जो फाइनल स्टेप होता है, फाइनल स्टेप इन क्लोनिंग इज टू इनकॉर्पोरेट डीएनए of interest into the vector. Scientists mix gene and the open vector together with a bacterial enzyme called DNA ligase. The ligase sticks DNA ends together to form a single circular molecule that includes both the vector and the gene. आपने बोला जब आपने वेक्टर को ओपन किया, ठीक है, अपने वेक्टर को ओपन किया और उसमें आपने क्या किया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जब ऐड किया, उसके लिए आपने एक चीज यहाँ पर यूज की है, वो है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या कर रहा है, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है और आपका प्लाज्मिड जो है, उन दोनों को अटैच कर रहा है। देखिए ये जो आपका ब्लू कलर में है, ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट था, लेकिन यहाँ पर जो ये अटैच हुआ है, ये किसकी वजह से अटैच हुआ है, आपने कहा जो डीएनए लाइगेज है उसकी वजह से अटैच हुआ है। यही आपको यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका आया है, यहाँ पर किसकी सहायता ली गई है, डीएनए लाइगेज की सहायता ली गई है, जिससे कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्लाज्मिड में फिक्स हो जाए। क्लियर है इतनी बात, तो एक बार आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें थोड़ा सा बात कर लेंगे प्लाज्मिड के बारे में। ठीक है, प्लाज्मिड आपने बोला प्लाज्मिड इज
small size, circular in shape, and it is a piece of DNA that is not the same as chromosomal DNA. Its ability to replicate is independent of chromosomal DNA. They are usually found in bacteria, but they are also present in multicellular organism. प्लाज्मिड के बारे में ये बोला कि सर्कुलर जो डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है किसका, आपने बोला बैक्टीरियल सेल का। ये क्या कर सकता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है। क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके, आपने कहा इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि दे कैरी एटलीस्ट वन जीन एंड मोस्ट ऑफ द जीन्स आर हेल्पफुल टू देयर होस्ट ऑर्गेनिज्म। इनमें कोई ना कोई एक ऐसा जीन होता है जो इनके होस्ट सेल के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। दे इंक्रीज द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर क्लोनिंग वेक्टर की। क्या होता है, व्हाट इज क्लोनिंग वेक्टर? A vector is a DNA molecule that is used to carry a foreign DNA into the host cell. जो क्लोनिंग डीएनए होता है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर ट्रांसफर का कार्य कर रहा है। It has the ability to self-replicate and integrate into the host cell. These vectors help in analyzing the molecular structure of DNA. तो क्लोनिंग वेक्टर एक्चुअली में है क्या, जिसके बारे में अभी तक आप बात कर रहे हैं। ठीक है, वेक्टर कैन बी अ प्लाज्मिड from a bacterium, a cell from a higher organism or a DNA from a virus. आपने बोला जो वेक्टर की अगर हम बात करें तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वेक्टर आपका प्लाज्मिड ही होता है। ठीक है, हम अगर बैक्टीरिया सेल की बात करें तो हम प्लाज्मिड की बात करते हैं। अगर आप प्लांट सेल की बात करेंगे तो वहां पर वेक्टर कुछ और हो जाता है। अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो वहां पर जो वेक्टर है वो कुछ और हो जाता है। ठीक है, द टारगेट डीएनए इज इंसर्टेड इनटू द specific site of the vector and ligated by a DNA ligase. The vector is then transferred into the host cell for replication. ये सारी चीजें आपको सेम वही बता रखी हैं जो अभी तक हमने डिस्कस की हैं। अब आपका जो लास्ट स्टेप आता है सबसे इम्पोर्टेंट, आप ट्रांसफर करेंगे। आपने क्या कर दिया, यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया है। ठीक है, अभी तक आपने डीएनए को आइसोलेट किया, आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने निकाला, उसके बाद आपने वेक्टर के अंदर उसे डाला। अब है वेक्टर को ट्रांसफर करने की बारी किसी भी जो भी आपका टारगेट सेल होगी उसमें। ठीक है, इससे पहले आपके क्लोनिंग वेक्टर के कुछ फीचर्स आपके पास आते हैं, जैसे कि आपने बोला अ क्लोनिंग वेक्टर शुड possess एन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सो दैट इट कैन सेल्फ रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल। इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI जिसे कहते हैं। ठीक है, ORI के बारे में जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे आपके पास वेक्टर हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो आपने बोला कि किसी वेक्टर में ORI होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का मतलब होता है ऐसी साइट जहां से वो रेप्लिकेट कर सके, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें हो सकता है हमें कॉपी बनानी है अपनी जीन की। नेक्स्ट आपने बोला इट शुड हैव अ रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर अ इंसर्शन ऑफ द टारगेट डीएनए, रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला इट शुड बी अ स्मॉल इन साइज दैट इट कैन इजिली इंटीग्रेटेड इनटू द होस्ट सेल। इसका जो साइज है वो छोटा होना चाहिए। इट शुड बी कैपेबल ऑफ इंसर्टिंग अ लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए। ऐसा इसमें इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप क्या कर सके, जो डीएनए है उसका बड़ा से बड़ा जो सेगमेंट है उसे इंसर्ट करा सके। इट शुड पजेस अ मल्टीपल क्लोनिंग साइट। मल्टीपल क्लोनिंग साइट से मतलब समझ रहे हैं कि जितनी ज्यादा क्लोनिंग साइट होंगी उतनी ही ज्यादा क्लोनिंग करेगा, उतनी ज्यादा आपकी जीन की कॉपी बनेगी। इट शुड बी कैपेबल ऑफ वर्किंग अंडर द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सिस्टम, कि दोनों सिस्टम में काम करे। ऐसा नहीं है कि अगर प्रोकैरियोट सेल में ही काम कर रहा है तो आपको फिर यूकैरियोट के लिए कुछ अलग सा सिस्टम वहां पर बनाना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, और नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आएगा वो है आपका अलग अलग प्रकार के आपके प्लाज्मिड आते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि किसमें यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, किसमें नहीं ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम ट्रांसफर की बात करेंगे, कैसे अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया है। तो अभी तक की जो बात है वो आपको अच्छे से समझनी है। आज हमारा पूरा जो सेशन था वो हमारा रिवीजन में गया है, जो भी अभी तक आपने पढ़ा है सारे टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ के लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।